तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब लास्ट हमने जहाँ तक आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने आपको बताया था। और आज हम लोग जो है दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले डिराइव करेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन दोनों जो फार्मूले हम डिराइव कराएंगे इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। और मान के चलें कि अल्टरनेटली बोर्ड के एग्जाम में ये डेफिनेटली ये फार्मूले डिराइव करने के लिए आते हैं। तो अब आप आइए हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। तो इसमें जो हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन एंड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। लेकिन इसमें जो दोनों जो हम लोग फार्मूले डिराइव करते हैं, इसमें एक और हम लोग को फार्मूला उससे पहले डिराइव करना पड़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पहले हम लोग उसको डिराइव करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें हमारा जो फार्मूला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसमें देखिए ये फार्मूला डिराइव करने के लिए मान लीजिए हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया। इस चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर मान लीजिए हमारा एक पॉइंट है जिस पर हम लोग को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है। तो इसमें देखिए हमको करना क्या पड़ेगा, जो हमने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि जब भी किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो वहाँ पर आप जो है सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज को इमेजिन करो। और टेस्ट चार्ज आप जानते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत ही स्मॉल एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स on test charge Q naught due to point charge Q। ये F इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाएगा। सपोज करिए कि मान लीजिए हमने जो ये चार्ज को रखा हुआ है ये एयर में या वैक्यूम में रखा हुआ है। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये जो फोर्स का फार्मूला है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ है। अब देखिए हमको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अच्छा, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अगर मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव जो है उस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी डायरेक्शन देखिए ये। तो 10 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये आपका हो जाएगा E इक्वल टू F अपॉन Q। ये हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, ये हो गया 1/Q नॉट। और अब आप यहाँ F की वैल्यू पुट कर दो तो F की वैल्यू हो गई 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो ये देखिए Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट P डिस्टेंट R फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो ये फार्मूला हो जाता है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके डायरेक्शन के लिए जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वहां पर आप एक इमेजिन करो कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। तो
तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसमें यूनिट इसका हो जाता है न्यूटन पर कूलम। और आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे जो कि वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड हैं, जैसे कि हमारा फोर्स वेक्टर है, ये इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन सब के जब भी फार्मूले हम लोग यूज करते हैं तो चार्ज का साइन नहीं रखते हैं, मतलब निगेटिव चार्ज भी अगर होगा तो भी हम यहाँ पर उसका केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे, साइन नहीं रखेंगे। डायरेक्शन बताएंगे कि ये इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये उसमें बताएंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब जो हम लोग अगला जो फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं उसमें कुछ फार्मूले हमारे वेक्टर से रिलेटेड यूज होंगे, जो हम आपको अभी बता देते हैं। मान लीजिए ये दो वेक्टर्स हमारे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनके बीच का एंगल मान लीजिए है अल्फा, और इनका रिजल्टेंट जो है वो मान लीजिए वेक्टर आर है, जो वेक्टर ए के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कॉस अल्फा। और डायरेक्शन के लिए फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू बी साइन अल्फा अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फा। अब इसमें डिफरेंट केसेज होते हैं। डिफरेंट केस में फर्स्ट केस ये होता है कि अल्फा इक्वल टू जीरो। अल्फा इक्वल टू जीरो होने का मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है सेम उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी है। तो इस केस में जब आप यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो आर की वैल्यू आ जाती है ए प्लस बी। सेकेंड केस, इफ अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में आर की वैल्यू हो जाती है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब जो इसमें से बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को, लार्ज में से स्मॉल वाले को सबट्रैक्ट करेंगे। थर्ड है इफ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और इस केस में टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी बाई। फोर्थ केस है इफ ए एंड बी दोनों इक्वल हो जाए, तो बी और ए अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं उसको अगर आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से आर की वैल्यू ये आती है, इसको आप याद कर लेंगे 2a cos अल्फा बाई। ये अक्सर यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ थीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बाई। तो इससे क्या पता चलता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इससे ये पता चलता है कि दो वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके बीच के एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा, मतलब बाइसेक्टिंग पॉइंट डायरेक्शन में होगा। मतलब ये एंगल मान लीजिए अगर 60 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट होगा वो 30 डिग्री के डायरेक्शन में होगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट आप फार्मूले की तरफ अप्लाई करिएगा। तो ये चीज़ें जो है वेक्टर से रिलेटेड, इसको कहीं एक जगह आप नोट कर लीजिए, ये बार बार फिजिक्स में यूज होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। हालांकि 11th क्लास में जो बच्चे पढ़े हैं उनको याद होगा, अगर जिनको नहीं ध्यान हो वो एक जगह नोट करके रख लें, क्योंकि फार्मूले को डिराइव करने में फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग फार्मूला जो डिराइव करने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो फार्मूले जो हम डिराइव कराने जा रहे हैं, इसको बढ़िया से आप इसको प्रैक्टिस कर लेना बोर्ड के पॉइंट से। तो फर्स्ट है इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें फर्स्ट केस है एट एक्सियल पोजिशन या ऑन एक्सियल पोजिशन। तो क्या है ये, इसको आप समझें। जैसे सपोज करिए आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके चार्ज हो गए आपके -q और +q। इनके बीच का डिस्टेंस 2a है। इसका मिड पॉइंट अगर हम O ले लें तो ये डिस्टेंस a हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस a हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसके एक्सिस पर, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके एक्सिस पर आप एक पॉइंट लीजिए। इस पॉइंट का इस मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है r, और आपको इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 चार्जेज हैं और दोनों चार्जेज अलग अलग इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो हम लोग को करना क्या होगा, इसके कारण हम यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इसके कारण यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और निकालने के बाद फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे वेक्टर मेथड से। तो आप सबसे पहले ध्यान दो, देखो जैसे कि यहाँ पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करोगे। वो इमेजिन करोगे कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा होता तो किस डायरेक्शन में जाता। तो देखिए ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसकी डायरेक्शन देखिए ये होगी, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका डायरेक्शन देखिए ये हो गया। अब आप ये देख रहे हो दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अभी हमने आपको वेक्टर मेथड बताया था कि अगर 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में अगर वर्क करते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो लार्ज में से स्मॉल वाले को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब इसमें लार्ज कौन होगा, स्मॉल कौन होगा, तो आप ऐसे देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, तो भाई सीधी बात है कि जो नज़दीक है, जो इसके नियर है, उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब E1 जो है वो E2 से बड़ा होगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट निकलेगा वो E1 - E2 होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q इज, ये हो जाएगा E1 इक्वल टू, आप चाहें तो 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, या नहीं तो K लिख करके ही आप स्टार्ट करो, K Q इंटू Q नॉट। तो आप जानते हो अभी हमने जो फार्मूला डिराइव किया था वो E इक्वल टू क्या था, 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/4πε0 को हमने शॉर्टकट में K से लिख दिया है। अब क्या करना है आपको, Q, तो देखिए ये चार्ज क्या है, Q अपॉन r²। तो r का मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो इस पर मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं A और यहाँ लिख देते हैं B, तो ये BP हो जाएगा, BP का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। अब ये BP की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो ये हो गया K Q अपॉन, ये BP की वैल्यू हो गई R - A। न्यूटन पर कूलम। अब इसका डायरेक्शन लिख देंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E1 is फ्रॉम, या ऐसे भी लिख देंगे along वेक्टर BB, ये हो गया। अब इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q एट पॉइंट P। तो -Q के कारण यहाँ पर आप निकालें, ये हो जाएगा आपका E2 इक्वल टू K इंटू Q अपॉन AP²।
देखिएगा हमने इसका साइन दे रखा है, ध्यान रखिएगा जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनसे रिलेटेड जो भी हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे या फार्मूला डिराइव करेंगे तो चार्ज का साइन नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। जब स्केलर क्वांटिटीज आएंगे जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वर्क है, तो वहाँ पर चार्ज को साइन के साथ रखा जाता है। तो ये हो गया आपका के क्यू अपॉन ए पी। अब ए पी की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये आर है और इसमें आपने ए को ऐड कर दिया, आर प्लस ए होल स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम। अब आप यहाँ पर देखो E1 और E2, देखिए ये E1 हो गया, ये आपका E2 हो गया। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E2 इज अलोंग, इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर E2। तो आप देख लो ये दोनों अपोजिट हो गए, तो सिंस वेक्टर E1 and वेक्टर E2 are in opposite direction, thus resultant of these तो रिजल्टेंट आपका हो जाएगा E इक्वल टू, इसमें भी हमने आपको बताया था कि E1 जो है वो E2 से बड़ा है, तो ये E1 माइनस E2 हो जाएगा। E1 की वैल्यू है K इंटू क्यू अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस K इंटू क्यू अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसमें आप कॉमन ले लें, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो K इंटू क्यू आपका कॉमन है और ये अंदर आ गया आपका 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसमें आप एलसीएम ले लो, के इंटू क्यू, एलसीएम आपका आ गया आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर। इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA माइनस इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। तो के इंटू क्यू, ये ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 4RA अपॉन इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो, तो ये हो गया आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका के इंटू क्यू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला तो हमारा आ गया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, के इंटू क्यू। अब हम देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, आर इंटू 2R अदा कर देते हैं, के इंटू 2R इंटू क्यू इंटू 2A अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए क्यू इंटू 2A क्या है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको कि हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये के 2R इंटू P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये लीजिए फार्मूला हमारा डिराइव हो गया। आप चाहें तो इस के की वैल्यू अब आप यहाँ पर ये 1/4πε0 आप रख सकते हो, अगर हमारा चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग एक स्पेशल केस लेते हैं, इफ आर ग्रेटर देन ए, अगर आर ए के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, जैसे ये डिस्टेंस मान लीजिए बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा, जैसे ये हो जाए 50 सेंटीमीटर और ये हो जाए 1 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो 2500 हो जाएगा और 1 का 1 ही रह जाएगा। तो उस केस में आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आप ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। ए स्क्वायर को जब आप नेगलेक्ट करोगे तो ये फार्मूला ये आ जाएगा, के इंटू 2R इंटू पी अपॉन आर पावर 4। आर से एक आर कैंसिल होगा, तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा के इंटू 2P/R3। तो इस तरह से आपको
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो मेन फार्मूला आपका ये है, और इफ आर ग्रेटर देन ए है तो फार्मूला आपका ये हो जाएगा k इंटू 2p/r। k की वैल्यू आपको याद है, एयर या वैक्यूम के लिए 1/4πε0, और अगर अदर कोई मीडियम है तो फिर 1/4πε0 इंटू k जहाँ पर होगा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में अक्सर ये प्रूव करने के लिए आता है, इसलिए अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए हम कोशिश करते हैं कि बहुत सिंपल वे में आपको फार्मूले डिराइव करने का तरीका या न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस कराएंगे बहुत ईजी वे में, लेकिन अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, तो उसमें हम आपको और अच्छे से जो है आप जिस तरह चाहिएगा उस तरह से हम आपको बताएंगे। तो ये फार्मूला है। अब नेक्स्ट फार्मूले पे हम लोग आते हैं। अच्छा, डायरेक्शन अगर बताना हो भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो भाई ये दोनों तो अपोजिट हैं, तो भाई जिसका इफेक्ट ज़्यादा है उसी के डायरेक्शन में होगा। तो सिंस वेक्टर E1 इज ग्रेटर देन वेक्टर E2, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वेक्टर E1। इट मीन्स फ्रॉम B टू P या फ्रॉम O टू P भी आप लिख सकते हो। अब इसमें सेकेंड केस है ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होगा कि जैसे ये मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और आपने जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया है, तो ये डिस्टेंस आपको गिवन रहेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम लोग को ये पॉइंट लेंगे, देख रहे हैं। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ से आप ये देखिए पूरा डिस्टेंस 2a था, तो ये a हो गया, ये a हो गया, P से a को ज्वाइन किया, P से B को ज्वाइन किया, तो यहाँ पर आपके पास AP = BP = हो गया √r² प्लस a² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये एंगल अगर हमने थीटा मान लिया है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि आप देखो ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, फिर वही टेस्ट चार्ज। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई फार्मूला डिराइव करते हैं तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि वो केवल फार्मूला डिराइव नहीं हो रहा, सेम इसी तरह से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि न्यूमेरिकल भी इसी तरह से किया जाता है। तो फार्मूले की डेरिवेशन को आप याद मत किया कीजिए, आप उसको समझिए। अगर आप फार्मूले की डेरिवेशन को अच्छे से समझेंगे तो सीधी बात है कि आप न्यूमेरिकल भी जो है उसी बेसिस पर बहुत अच्छे से लगा लेंगे। जैसे हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएंगे तो आप देखिएगा। तो देखो अब हम लोग अलग अलग बात करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन देखिए इधर हो गया, ये हो गया वेक्टर E1। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये देखिए इधर हो गया। अब आप इस पॉइंट P पर AB के पैरेलल आप जो है एक लाइन ड्रा कर दीजिए AB के पैरेलल। ये अब आप ध्यान दीजिए, देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस तरह से देखिए वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के बीच का एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। तो अब हम लोग को करना क्या है,
देखिए इसको प्रूव करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम लोग जैसे E1 और E2 का इसके डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं। देखिए जैसे हम अलग से फिगर बनाते हैं। अच्छा एक चीज हम और निकाल लेते हैं, तो आगे हमको जरूरत पड़ेगी cos थीटा का। तो देखो cos थीटा इसका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया यहाँ पर OA और हाइपोटेनस हो गया AB। ये हो गया A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसकी हम लोग को बाद में जरूरत पड़ेगी, तो ये हम लोग पहले निकाल के रख लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पर हम देखिए इसको हम अलग से बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए जैसे ये हमने इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस बना दिया है। ये है मेरा वेक्टर E1 और इस डायरेक्शन में है वेक्टर E2। और ये एक्स एक्सिस बनाया तो इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस बना देते हैं। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया और नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। देखिए E1 का इस डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट निकालेंगे तो ये होगा आपका E1 cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर क्या आएगा E1 sin थीटा। ये किसी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना जो 11th क्लास में आपने सीखा था। इसी तरह से देखिए वेक्टर E2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा E2 cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा आपका E2 sin थीटा। समझ गया? तो आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस के अलावा में दोनों के कंपोनेंट हैं वो तो सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों जो है ऐड हो जाएंगे और ये दोनों अपोजिट हैं इसलिए ये सबट्रैक्ट होंगे। तो पहले ये देखा जाए E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। तो आइए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge plus Q। इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये हो जाएगा E1 इक्वल टू K इंटू Q अपॉन BP स्क्वायर। और ये BP की वैल्यू देखिए क्या है, BP की वैल्यू हमारी ये है। तो ये हो गया आपका E1 इक्वल टू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इसको अलग रख लीजिए और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E1 इज अलोंग वेक्टर E। इधर से इधर की तरफ है। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q। अब इस माइनस Q के कारण यहाँ पर आप निकालें तो फिर देखिए आपके पास फार्मूला क्या होगा E2 इक्वल टू K इंटू Q, इसका साइन नहीं लेंगे, अपॉन AP स्क्वायर। ये हो गया K इंटू Q अपॉन, अब AP देखिए AP की वैल्यू भी सेम हुई है, ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ E2 is along वेक्टर P से A के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पहले तो आप ये दो चीजें निकाल लेंगे। अब आप ये चीज ध्यान दे रहे हो, देखो E1 का मतलब वेक्टर E1 का मैग्नीट्यूड देखिए और वेक्टर E2 का मैग्नीट्यूड देखिए, दोनों मैग्नीट्यूड देखिए सेम है ना। तो अब आप यहाँ पर आइए तो देखिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तो अपोजिट हो गए। अब E1 और E2 की मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों ऐड हो गए। तो अब हो जाएगा 10 रिजल्टेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बट E2 इक्वल टू E1 है, E2 की जगह जब हम E1 पुट कर देंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा आपका 2E1 cos थीटा। ये हो गया 2E1 की वैल्यू अब आप पुट कर दीजिए। E1 की वैल्यू होगी K इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू हो गई बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये हो गया आपका A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर हाफ, और यहाँ पावर 1 है तो ये आ गया आपका K इंटू क्यू इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3। ये हो गया। तो ये देखिए आपको मिल गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये बेसिक फार्मूला इसका हो गया। अब इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये देखिए जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसके अपोजिट आ रहा है, मतलब जो हमारा रिजल्टेंट है वो उसके अपोजिट है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो Q इंटू 2A को पहले आप लिखते हैं K इंटू ये हो गया P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3। ये देखिए आपका फार्मूला हो गया। अब इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा K माइनस वेक्टर P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3। अब वही अगर एक्सियल पोजीशन वाले में अगर हम लोग ध्यान देते तो एक्सियल पोजीशन वाले में आपने देखा होगा कि वेक्टर E1 का डायरेक्शन इधर था, तो उसमें जब आप वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ जो आपने P लिखा था उसको प्लस वेक्टर P लिख देंगे तो वो सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही एक स्पेशल केस होता है कि एक R ग्रेटर देन A, अगर R A के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है तो हम R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में A स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में आपका E इक्वल टू आ जाएगा K इंटू P अपॉन A स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दोगे तो R स्क्वायर पावर 3/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल अपॉन R क्यूब आ गया। एक्सियल वाले में याद करिएगा यहाँ 2P आया था, इसमें अब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये हो गया K इंटू माइनस वेक्टर P बाई R। यूनिट इसका होगा न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले डिराइव कराए हैं। इसको आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आता है। और प्रैक्टिस करने का मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर प्रूव कराया, इसको आप एक बार दो बार वीडियो को आप देखें, उसके बाद आप बिल्कुल न तो बुक को नहीं देखेंगे आप, न ही वीडियो देखेंगे, आप अपने से इसको डिराइव करिए। और जब आप कहीं फंसते हैं तो फिर आप वीडियो देखिए, फिर देखिए कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया था, और फिर आप उसको आगे प्रैक्टिस करिए। तो 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें कि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं।